सुशासन, जब हम सुशासन और प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, सुशासन और प्रधानमंत्री मोदी, कोई ऐसी बात आपके दिमाग में कि ये गुड गवर्नेंस है प्रधानमंत्री मोदी के कारण? आपको एक बात बताते हैं, बड़ी जल्दी आपको याद आ जाएगा। उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक, कम संसाधनों से, कम खर्च से। अभी आपने देखा सुशासन का क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट जो गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का इफेक्ट क्या है? गुड गवर्नेंस का इफेक्ट का मतलब दक्षता। दक्षता इट मींस अगर आपके अंदर इफिशियंसी है तो आप कम समय में ज्यादा काम करेंगे, कम श्रमिक में ज्यादा काम करेंगे, कम संसाधन में ज्यादा काम करेंगे। तो मिनिमम गवर्नमेंट, कम गवर्नमेंट 543 की तुलना में 15% नहीं। अगर 81-82 प्रधानमंत्री सहित मिनिस्टर चाहिए तो हम 50-60 में काम करें, तो उससे फायदा क्या हुआ कि जो भी 25-30 लोग नहीं बनाएंगे मिनिस्टर, उनका गाड़ी का पैसा, बंगला का पैसा, सुविधा, फलाना ढिमका, कोऑर्डिनेशन, सबका प्रॉब्लम खत्म हुआ। जब डिजिटल इंडिया है, जब न्यू इंडिया है, जब ई गवर्नेंस है, जब डिजिटल गवर्नेंस है, जब एकल खिड़की की व्यवस्था है, जब सारी चीजें एक प्रकार से आपने परिमार्जित करके उसका स्वरूप पारदर्शी बनाया, ट्रांसपेरेंट किया, ओपन अप्रोच दिया, तो फिर आपको जब सारी चीज एक साथ दिख रही है तो अलग अलग निर्देशन, अलग अलग नियंत्रण और अलग अलग सुपरविजन की जरूरत क्यों? नेवर। अगर किसानों के खाते में पैसा भेजना है तो सुपरविजन, निर्देशन यानी कि अधीक्षण या निर्देशन या यूं कहा जाए दूसरे तरीके से नियंत्रण की क्या जरूरत है? ये तो गया। मैन पावर की कितनी जरूरत है? मिनिमम गवर्नमेंट। किसानों के खाते में पैसा डालना मिनिमम गवर्नमेंट, लेकिन गया करोड़ों के खाते में मैक्सिमम गवर्नेंस। ओके, अगर मिनिमम गवर्नमेंट है तो मितव्ययी गवर्नमेंट, मितव्ययिता। अगर मिनिमम गवर्नमेंट है और काम उतना ही है तो दक्ष गवर्नमेंट है। और कम पैसे में ज्यादा इफिशियंसी के साथ बहुत बड़ी जनसंख्या पर प्रभाव डाले तो उसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी, व्यापक होगी कि नहीं होगी? होगी। मौजूदा सरकार प्रेजेंट टाइम की देखिए, अगर हम कई आलोचना करना चाहेंगे तो रास्ते में मिलेंगे, लेकिन हम गुड गवर्नेंस और प्रधानमंत्री मोदी के फैक्टर को मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको गुड गवर्नेंस की एक फील देना चाहता हूं। और आपको एग्जाम में चूंकि एक प्रतियोगी हैं तो सरकार की नीतियों की जब तक आलोचना करने के लिए ना कहा जाए तब तक आपकी हकदारी बनती नहीं है, क्योंकि आप जिस सिस्टम में जाना चाहते हैं अगर उस सिस्टम के प्रति आप इतना गूढ़ सोचते हैं, इतना निगेटिव सोचते हैं, तो आप पहले ही पायदान से आपको छांटने का डर होना चाहिए। इसलिए देखिए, हमने जैसे बोला कि गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी, जिन परिस्थितियों में सत्ता मिलती है और जिन परिस्थितियों में लोग होते हैं और जिन परिस्थितियों के साथ आपसी द्वंद्व होता है, उसी में से गुड गवर्नेंस की लकीर खींचनी होती है। इसलिए औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में एक छोटी सी अगर घटना भारत के पक्ष में हो जाती थी तो वो वेलनेस को प्राप्त कर लेती थी, लेकिन आज की तारीख में हो सकता है कि ऐसे 100 गुना भी बड़ी पॉजिटिव चीजें हो जाएं, आपको लगेगा ये तो बड़ी कॉमन बात है। तो अनकॉमन थ्योरी में यही है कि जो भी मॉडल वाइब्रेंट करता हो, पब्लिक में इफेक्ट डालता हो, मानवाधिकार को मजबूत करता हो, सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देता हो, राज्य के साथ बाजार का सहयोग बढ़ता हो, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट
जो पार्टनरशिप का सिस्टम है उसमें एक मिशन मोड इस तरह का हो कि उसमें डेमोक्रेसी को फायदा होता हो, पीपीपी से डेमोक्रेसी को फायदा होता हो, डिजिटलाइजेशन से जो अन्य तरीके के प्रसंग हैं, जैसे वर्किंग एस्पेक्ट की बात है, एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट की बात है, प्रोटेक्शन की बात है, टाइम मैनेजमेंट की बात है, अगर ये सभी चीजों का बेनिफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस है। और ये प्रधानमंत्री मोदी से, चूंकि इसको जोड़ के आप चूंकि आगे लिखेंगे तो यही इन्हीं का शासन है और 24 तक रहेगा, तो जाहिर है कि आप तब तक तो बहुत मेंस देंगे और सिलेक्ट भी हो चुके होंगे, तो क्या ऐसी बात लिखेंगे? सबसे पहला पकड़ना है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी जो अल्प संसाधन में, अल्प श्रम में ज्यादा दक्षता और प्रभावशीलता और मितव्ययिता के साथ काम करे, वो गुड गवर्नेंस होता है। इसलिए इस वक्तव्य में गुड गवर्नेंस है। पीपीपी जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मिशन मोड हो और जनता का फॉर्मेशन, यानी जनता का जो संदर्भ है, जैसे कोरोना वायरस के इन दिनों में आपको क्या प्राइवेट क्या पब्लिक सभी लोग प्रभावित हैं, और इसमें अगर एक मिशन मोड हेल्थ है और इसमें चाहे श्रम कम हो लेकिन चाहे श्रमिक कम हो, चाहे टूल्स कम हो, चाहे समस्याएं ज्यादा हो, बावजूद इसके अगर इससे निपट लेते हैं तो ये गुड गवर्नेंस है। अमेरिका में क्या आप बोल सकते हैं गुड गवर्नेंस है? क्या इटली में गुड गवर्नेंस? इतने बड़े नुकसान के बाद गुड गवर्नेंस नहीं है सर, वहां तो गुड गवर्नेंस ही खतरे में है, वहां तो गवर्नेंस ही खतरे में है। क्या पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस? नहीं। रिसोर्स, इफेक्टिविटी, इकोलॉजी, इफिशियंसी, इकोनॉमी, चाहे जैसे करके, मिनिमाइज करके, बेटर करके, एक्सपोज करके, ओपन करके, अकाउंटेबल होकर, रिस्पॉन्सिबल होकर, सेंसिबल होकर, पब्लिक फोकस्ड होकर, वेलफेयर होकर अगर ताकत लगाई जाती तो गुड गवर्नेंस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी ही गुड गवर्नेंस, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जाएंगे गुड गवर्नेंस मिलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में जाएंगे गुड गवर्नेंस मिलेगा, इसके पहले भी जाएंगे गुड गवर्नेंस मिलेगा। यही मनमोहन सिंह साहब जब उदारीकरण के समय में वित्त मंत्री थे तो उन्हीं की सोच की उपज थी, तो वो गुड गवर्नेंस के तो मील के पत्थर वही रख दिए थे 24 जुलाई 1991 को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जैसे का जो सूचना का अधिकार बताइए, आप इसकी बात, नागरिक घोषणा पत्र की बात करिए, 2006 में जो ई गवर्नेंस आंदोलन है उसकी बात करिए, 9 लोक प्रबंध की बात करिए, सिटीजन चार्टर की बात करिए, ई याचिका की बात करिए, ई सुविधा की बात करिए। इसमें जब भी कदम उठाए गए गुड गवर्नेंस था। लेकिन मौजूदा समय में जो सरकार, मोदी सरकार है, इसके समय में बहुत विस्तार लिया है। क्या समझ रहे हैं? जितनी बातें बताएं मौजूदा समय में अधिक विस्तार, एकल विंडो खिड़की हो गई, ई याचिका हो गई, वो देखिए हो, मानव अधिकारों का तमाम तरीके का आयाम रहा, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं, सभी चीजें कहीं ना कहीं, सभी चीजें कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को ही डिफाइन करती हैं। और आज वैश्विक मुद्दे के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे जलवायु समझौते के संदर्भ में भी देख लीजिए, काला धन के मसले पे देख लीजिए, हालांकि उतनी सफलता नहीं मिली लेकिन दृष्टिकोण अच्छा था, वो बीच में छूट गया। और आतंकवाद की दृष्टि से देख लीजिए, जिस पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर के हम लोग कितने बेचैन रहते थे, आज वो पाकिस्तान आतंक के मामले में कितना पछता रहा होगा कि उसने क्या खो दिया, और किस तरीके से जितने भी एक्शन हुए, जितने भी चीजें हुई, एक कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में जो मनोबल की वृद्धि हुई वो भी वेलनेस को ही रिफॉर्म करता है, गुड गवर्नेंस की ही फीलिंग कराता है। गुड गवर्नेंस, व्हाट इज गुड गवर्नेंस यार? गुड गवर्नेंस एक सेंसिबिलिटी है, गुड गवर्नेंस एक पब्लिक फोकस थ्योरी है, गुड गवर्नेंस एक पब्लिक वेलफेयर थ्योरी है। दैट इज अ गुड गवर्नेंस। जिस सिस्टम में पब्लिक की चिंता सर्वोपरि हो, वही गुड गवर्नेंस। कोरोना वायरस के इन दिनों में मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन किया है 25 तारीख से तक अनवरत है, ये गुड गवर्नेंस है। यही ट्रंप नहीं कर पाए, इसलिए उनका गवर्नेंस गुड नहीं हो पाया। यही इटली चूक गया, यही स्पेन चूक गया, यही हो सकता और देश चूक गए हों, गुड गवर्नेंस नहीं है। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी,
बेटर डिसीजन, दैट इज अ गुड गवर्नेंस। इफेक्टिविटी इतना भी हो बट गुड गवर्नेंस, पब्लिक इंटरेस्ट में, दैट इज अ गुड गवर्नेंस। तो मोदी शासन काल में स्किल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए। स्किल डेवलपमेंट की बात अगर करें, आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, स्किल का क्या है? बेटरमेंट, बेटरमेंट, दैट इज गुड गवर्नेंस। स्किल इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, स्टैंड अप इंडिया की बात करें, क्लीन इंडिया की बात करें, ग्रीन इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, न्यू इंडिया की बात करें, दैट इज गुड गवर्नेंस। ये बात और है कि उसका इफेक्ट कितना है, जमीन पे कितना उतरा है, लेकिन ये किया गया तमाम कृत गुड गवर्नेंस को। ओके, आज यही खत्म करते हैं। अब बात है कि जीडीपी भी कम हो रही होगी। क्वेश्चन को दोहराइए फिर से, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहा था सर कि वर्तमान में दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है उन्हीं के अंदर महामारी है इस वक्त के दौर में। और जाहिर सी बात है इस महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया लॉकडाउन भी है और जीडीपी भी इनकी कमी हो रही होगी, क्योंकि जब हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो तो खत्म है इस वक्त में। तो किस तरह से इस महामारी से निपटने के लिए, या मतलब हमारा देश या पूरी आर्थिक जो व्यवस्था है कैसे उभर पाएंगे इसमें, इस बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो बहुत ही मतलब मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सलूशन एक डायमेंशन से नहीं है, बट एक प्रॉब्लम के कारण सारे डायमेंशन खतरे में गए हैं। एक कोरोना वायरस ने हर देश का पूरा डेवलपमेंट का डायमेंशन को एक प्रकार से पिंजरे में कैद कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, वो अलग अलग डायमेंशन है। मतलब प्रॉब्लम एक है, लेकिन निकलने के डायमेंशन, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग भी जब पढ़ाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दो सोर्सेस की बात करते हैं। एक कहते हैं ह्यूमन सोर्स, कहते हैं ह्यूमन सोर्स, कहते हैं फिजिकल सोर्स। जाहिर सी बात है कि जितने भी संसाधन हैं वो सब कल कारखाने बंद हैं, ग्रोथ रुका हुआ है, जीडीपी का तो छोड़िए, रोटी दाल पानी के भी खतरे न पैदा हो, इसकी चिंता शुरू हो जाएगी। तो आफ्टर ऑल देखिए, गवर्नेंस में इसलिए कहा जाता है कि टर्बुलेंस कितना भी बड़ा हो, गवर्नेंस को उथल नहीं फंसना चाहिए, उथल पुथल उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस, दैट इज एक सिस्टमेटिक अप्रोच। अब ये गवर्नेंस को डिसीजन लेना है, जो आपका क्वेश्चन है कि जब इस वायरस से देश मुक्त होगा, भारत मुक्त हो, जो भी देश मुक्त होगा अपना सोचेगा, जैसे चाइना अपने को कह रहा था तो कुछ कर ही रहा होगा, तो जो देश मुक्त होगा ग्राउंड लेवल पर, उसका जो पहली ड्यूटी तो थी कि मानव श्रम बचाना। देखिए, भारत का हर नागरिक कुछ न कुछ श्रमिक है, चाहे वो अपने घर में झाड़ू लगाता हो, चाहे कहीं पढ़ाता हो, चाहे कुछ भी करता हो, मतलब देश का नागरिक है। तो गवर्नेंस की ड्यूटी है कि उसके वेलनेस की चिंता करे, और उसी के कारण हर व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित न रहे, देश में चिंता हो रही है। चलिए, इस मानव श्रम को या मानव संसाधन को पूरी तरह हमने पचा लिया। अब बात आती, जो आप दूसरा करते, कैसे हम ग्रोथ करेंगे, कैसे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में। अब ये गवर्नेंस का तजुर्बा और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो पारिस्थितिकी का जो दृष्टिकोण है विकास का, और जो जिस तरीके के सिचुएशंस उसके मद्देनजर स्टेप बाय स्टेप ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए गवर्नेंस अपने राय के अनुसार, सलाह के अनुसार, प्रायोरिटी के अनुसार, बजट के अनुसार, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, या यूं कहा जाए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एंड ओपन अप्रोच, और दुनिया से कैसे एक प्रकार से इस झंझावात से बाहर निकले इस दुनिया के मुकाबले में भी, ये सभी की अपनी अपनी फिलॉसफी उसके अंदर चल रही होगी, और ये उसी के आधार पर निर्णय होंगे। इसलिए एक कॉमन मैन थ्योरी में, जैसे मैं अगर आपको बोलना चाहूँ, तो मैं ये प्रायोरिटी नहीं तय कर सकता कि कोरोना वायरस के बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब पहले वायुयान उड़ाएंगे या रेल चलाएंगे। रेल भी चलाएंगे, वायुयान भी उड़ाएंगे, कल कारखाने भी खोलेंगे, दुकानें भी खोलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन किस तरीके से बाद का गवर्नेंस होगा। देखिए, अभी इकोलॉजी बदल गई तो गवर्नेंस बदल गया, जब कोरोना खत्म होगा तो फिर इकोलॉजी बदलेगी, फिर गवर्नेंस बदलेगा। जब गवर्नेंस, इकोलॉजी बदलती तो प्रायोरिटी बदलती। तो मैं समझता हूँ कि फिर डेवलपमेंट की प्रायोरिटी आएगी, और जैसा सिस्टमेटिक एक थीम होता है उसी को फॉलो करेंगे, और टाइम लगेगा,
कितना टाइम लगेगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो उनकी एजेंसियां जाने, नीति आयोग जाने, मंत्रिपरिषद जाने, उनकी सहयोगी एजेंसियां, सलाहकारी एजेंसियां जाने। बट हर देश, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि एक प्रॉब्लम से हजारों प्रॉब्लम में चला गया है, और हजारों प्रॉब्लम से निपटने के लिए उसको लाखों कवायद करने पड़ेंगे।